नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। हमारे भारतीय समाज में आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया के एक तरह से चक्रव्यूह में जकड़े हुए हैं, अनेक समस्याओं के शिकार हैं, चाहे फाइनेंशियल लॉसेस हो या उनके पर्सनल रिश्ते हो, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण लोगों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। कई बार दिमागी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी विकराल रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन समाज में कई भ्रांतियां हैं, कई गलत फहमियां हैं जिसके कारण लोग बीमारियों के बारे में खुलकर बात नहीं करते, डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली के जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम कुमार से। डॉक्टर राम कुमार से हम जानेंगे मानसिक बीमारियों की वजह के बारे में और साथ में जानेंगे कि किस तरह जटिल से जटिल जो मानसिक बीमारियां हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। सबसे प्रमुख बात जो हम डॉक्टर राम कुमार के बारे में आपको बताना चाहते हैं, डॉक्टर राम कुमार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा गंभीर से गंभीर मानसिक रोग ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं डॉक्टर राम कुमार, मैं इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट होम्योपैथिक फील्ड से साइकियाट्रिस्ट हूँ। 20 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। हमारी क्लिनिक दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में, डॉक्टर कुमार होम्योपैथी एंड मेंटल हेल्थ क्लिनिक के नाम से। जी, यहाँ पर सारी मानसिक बीमारियों का होम्योपैथी, काउंसलिंग, थेरेपी, सारे साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के थ्रू इलाज होता है। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक साथ मिलकर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जी सर, हिप्नोथेरेपी को लेकर काफी लोगों को समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप इसके बारे में विस्तार से बताइए सर थोड़ा। देखिए, हिप्नोसिस एक माइंड की वो स्टेट है जिसमें माइंड बहुत रिलैक्स्ड और हाइपर अवेयर हो जाता है अपने आप को लेकर। उस हाइपर अवेयरनेस की वजह से सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हमारे मन के अंदर जो हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन में जो कुछ पैटर्न और रिस्पॉन्सिवनेस रहती है उनको आसानी से हिप्नोसिस के थ्रू एक्सेस करके उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और बदला जा सकता है। हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि ये माइंड कंट्रोल टेक्निक है या इसके थ्रू किसी को सम्मोहित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। क्लिनिकल हिप्नोसिस बहुत ज्यादा यूजफुल है मेंटल हेल्थ हीलिंग में, मेंटल कंडीशन की सफरिंग को ट्रीट करने में, और आज बहुत ज्यादा दुनिया में यूज होता है इमोशनल वुंड्स, इमोशनल सफरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हीलिंग के लिए। बचपन के वुंड से लेकर के आज तक की जितनी समस्याएं माइंड में होती हैं उन सब की हीलिंग में हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बहुत यूजफुल है। सर, आप सीरियस मानसिक रोगों के ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप होम्योपैथिक के माध्यम से जो आप मेंटल रोगियों का इलाज करते हैं उसकी आपको प्रारंभिक प्रेरणा कहाँ से मिली? किस आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? किस तरह से आप ट्रीट करते हो होम्योपैथिक के द्वारा? देखिए, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, या आप ऐसे सिंपली देखें कि मैं स्पेशलाइज्ड हूँ साइकियाट्रिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक फील्ड से। तो इस फील्ड में आने की वजह से ही मैं इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ। होम्योपैथी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर होम्योपैथिक दवाइयों की प्रूविंग होती है और उनके इमोशनल सिम्टम्स भी, माइंड के सिम्टम्स भी रिकॉर्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसका दायरा बहुत बढ़ जाता है इंसान की कंडीशन को समझने और उसमें सही मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन के पास बहुत वाइड रेंज होता है। यहाँ
हर इंसान को इंडिविजुअल तरीके से देखा जाता है, उनके सिम्टम्स को, उनके इमोशनल पैटर्न्स को और उनके इमोशनल पैटर्न्स के कॉजेज को अंडरस्टैंड करके एप्रोप्रिएट सुटेबल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो इंसान को होलिस्टिकली हील करती है। जी। साथ साथ उनके इमोशनल पैटर्न्स को बदलने के लिए काउंसलिंग और थेरेपीज दी जाती हैं, जिसमें काउंसलिंग, सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, ईआरपी, तरह तरह की थेरेपीज यूज की जाती हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं और ये सारे कंबाइंड मिल करके मेंटल हेल्थ केसेस को ट्रीट करते हैं और उन्हें सही ट्रीटमेंट मिलने से सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आसानी से रिकवर करते हैं। सर, आपका क्लिनिक है डॉक्टर कुमार होम्योपैथिक एंड मेंटल हेल्थ क्लिनिक। मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्लिनिक पर जो जो लोकल पेशेंट आते हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली में आपका क्लिनिक है, तो किस तरह की मैक्सिमम समस्याओं के साथ लोग आते हैं आपके पास और आपके क्लिनिक पर किस किस तरह के मानसिक रोगों को इलाज किया जाता है? देखिए, मेरी क्लिनिक काफी साल से चल रही है, 20 साल से है और ये पूरी इंडिया में फेमस है, ग्लोबली सर्व करती है। सिर्फ लोकल पेशेंट नहीं, पूरी दुनिया के पेशेंट यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू और पर्सनली विजिट करके भी ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशन है मेंटल हेल्थ इशू के लिए। साइकियाट्री और होम्योपैथी अलोंग विथ ऑल अदर साइकोलॉजिकल प्रोसीजर्स लाइक मैंने आपसे डिस्कस किया, काउंसलिंग, डीबीटी, सीबीटी, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, होम्योपैथी, इन सारी चीजों का एक जगह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। इसी वजह से ये क्लिनिक ग्लोबल अप्रोच करता है और ग्लोबल पेशेंट यहाँ आते हैं। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, बाइपोलर, ओसीडी और ढेर सारी साइकोसोमैटिक कंडीशंस हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली पेशेंट विजिट करते हैं, वो ये सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। सर, जैसे अभी आपने बात करी ओवर थिंकिंग की, डिप्रेशन को लेकर, सर क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो हमारी, चाहे वो यंगर हो चाहे एजेड लोग हो, वो मैक्सिमम सोशल मीडिया में जकड़े हुए हैं। और कई बार हम देखते हैं सर कि जो अभी जो एक स्टडी अभी हमने थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि लंदन के एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें मानसिक रोग के लिए सोशल मीडिया को एक बड़ा कारण बताया गया। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की इसमें जो भूमिका है वो किस हद तक है? क्या लोगों के मानसिक लेवल को बिगाड़ने में सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ इश्यू में बहुत बड़ा रोल है। जैसा आपने डिस्कस किया, सारी केस स्टडीज इस ओर बहुत सिग्निफिकेंटली इंडिकेट करती है और आम आदमी में भी ये समझ डेवलप हो रही है कि सोशल मीडिया कैसे उन्हें प्रेशराइज कर रहा है अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने लुक के लिए। इसके दो बड़ी वजहें होती हैं। एक तो इसकी वजह से इंसान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो सोशल आइसोलेशन होती है, उसकी फैमिली आइसोलेशन होने लगती है, इमोशनल प्रेशर बनता है, मैसेज ओवरलोड होता है। इसके अलावा जो कुछ सोशल मीडिया से वो कनेक्ट होकर लर्न करता है, चाहे वो कुछ भी हो, वही उसका डेटाबेस बनता है और उसी को वो ट्रुथ मानने लगता है। तो छोटे छोटे बच्चे आज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के और उसी को अपना ट्रुथ मानने लगते हैं, जिसकी वजह से इरेशनल बिहेवियर, इरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, इरेशनल कंपैरिजन और फलस्वरूप ढेर सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ओवरथिंकिंग और डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं। सर, अब तक हमने जाना है हजारों लोगों को ट्रीटमेंट किया है, काफी बड़ा आपके पास में मेडिकल आपका एक्सपीरियंस है आपका। तो जब आपने क्या प्रमुख बात, जो कारण, जो रीजन जो अभी आपने देखा अपने पेशेंटों में, क्या आपको प्रमुख बात नजर आई? उसका मूल कारण क्या नजर आता है जिसके कारण मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज का ज्यादातर कारण हमारे बचपन से लेकर के अब तक के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अर्ली चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग, टीन
टीनेज की अपब्रिंगिंग और आज का आपका सोसाइटी का प्रेशर, ये सारी चीजें बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ हम अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। अब हमारे इन्वायरमेंट में अगर इनसिक्योरिटीज हो, अनस्टेबिलिटी हो, पेरेंटल प्रेशर हो, सोशल प्रेशर हो, तो ये सारी चीजें हमें कंट्रीब्यूट करती हैं और हमारे ट्रेड में एक तरह का प्रेशर, एक्सेसिव रिस्पॉन्सिवनेस और लो सेल्फ वर्थ का कारण बन जाती है। यही लो सेल्फ वर्थ जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो इंसान में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन या और मेंटल हेल्थ इश्यूज का कारण बनती है। तो मेन कहें तो अर्ली चाइल्डहुड में अपब्रिंगिंग में आने वाला प्रेशर और क्रिटिसिज्म और साथ साथ करंट इन्वायरमेंट में होने वाला स्ट्रेस और कंपैरिजन इसका मुख्य कारण है। सर, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में आपका एक जाना पहचाना नाम है मेंटल ट्रीटमेंट के लिए। सर, अभी एक रिपोर्ट और है हमारे पास जिसमें ये दावा किया गया कि जो राजधानी दिल्ली में जो मानसिक रोगियों की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। उसका एक कारण बताया गया कि दिल्ली के जो मैक्सिमम लोग हैं जो एक कैटेगरी से ऊपर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या दिल्ली की लोकल जो कल्चर है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, दिल्ली की जो लाइफ स्टाइल है, वो भी मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या वाकई में ये रिपोर्ट सच की तरफ इशारा करती है? दूसरी बात, अगर ऐसा है तो आपको क्या रेमेडियल प्रोसेस नजर आता है फिर? देखिए, मेट्रो सिटीज में इसका सोशल प्रेशर काफी ज्यादा होता है क्योंकि लोगों की होप्स, एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं। रेस्ट, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट कम मिलता है, फैमिली कनेक्शन काफी रिड्यूस हो जाते हैं, सोशल कनेक्शन काफी रिड्यूस हो जाते हैं और जैसा हमने देखा कि इसकी कमी की वजह से लोग सोशल मीडिया से काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और पूरी दुनिया बना लेते हैं। काफी ज्यादा समय उनका सोशल मीडिया पर बीतने लगता है। इसके साथ साथ मेट्रो सिटीज में अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग सब्सटेंसेस की अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। इन सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, डिटीरियरेट करता है और मेंटल डिजीज के लिए प्रोन करता है। इन सारी चीजों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन साथ साथ हेल्थ इश्यूज पे आने वाले स्ट्रेस, जैसे कि आप देख रहे हैं पोल्यूशन और ढेर सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हमारे मेंटल हेल्थ डिजीज का कारण बन रहा है। सर, एक बड़ा पेचीदा सवाल है मेरा आपसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, 12th का स्टूडेंट हो, आए दिन अखबारों में छपता है, टीवी चैनल पर दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर खबरें छाई रहती है कि बच्चे पढ़ाई का तनाव बर्दाश्त नहीं कर सके, अच्छे नंबर ना आने के कारण मानसिक प्रताड़ना की वजह से उन्होंने आत्म सुसाइड कर लिया। कैसे आपके अंदर जब आप इस तरह की खबरें देखते हो, जानते हो, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो पेरेंट्स होते हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस दौरान अपने बच्चों को कैसे संभालें? ये दुखद घटनाएं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। टीनेज में सुसाइडल इश्यूज, राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में आज सुसाइड की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इतनी पब्लिश नहीं होती जितनी हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पेरेंटल प्रेशर और पीयर प्रेशर टू अचीव हाईएस्ट सक्सेस। और लोगों को ये लगने लगा है कि सक्सेस, हाईएस्ट सक्सेस ही उनके सुख का कारण है, जो अर्ली चाइल्डहुड में उनके अंदर भर दिया जाता है पेरेंट्स द्वारा और फैमिली से, रिलेशनशिप से। और फिर पीयर प्रेशर होता है कि कौन कितना सक्सेसफुल है, सबको आईआईटी जाना है, सबको मेडिकल में सेलेक्ट होना है, इस तरह का प्रेशर। अब सबको अगर जाना है, सीट्स लिमिटेड है, तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है और फियर ऑफ फेल्योर बढ़ जाता है। कॉम्पिटिटिवनेस, फियर ऑफ फेल्योर और साथ साथ उनसे कोपिंग मैकेनिज्म न डेवलप हो पाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस की वजह से
परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। जब परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है तो उसका फर्दर स्ट्रेस बढ़ता है, होपलेसनेस और एंजाइटी पैदा होती है, जो फाइनली डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज कॉज करती है। इसको रिड्यूस करने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम इश्यूज को हैंडल करने के लिए उनको सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सही एजुकेशन देने की जरूरत है और सोशल परफॉर्मेंस प्रेशर से बचाने की जरूरत है। बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि सक्सेसफुल लाइफ जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फाइनेंशियल या करियर सक्सेस के। और सक्सेसफुल लाइफ तब होती है जब हम हर डायरेक्शन में अपने आप को देखते हैं, न कि एक ही डायरेक्शन में। यानी सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, पढ़ाई के लिए सही टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, खेलना, एक्सरसाइज करना, रेस्ट लेना और इमोशनल बैलेंस के लिए भी रिलैक्स रहना, ब्रेक देना खुद को और इरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस से बचना। इन सारी चीजों का सही यूज इस तरह के प्रेशर से और सुसाइडल टेंडेंसी से बचा सकता है। और जैसे ही पेरेंट्स देखें कि हमारे बच्चे में जरा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, वो खुद को डरा हुआ पा रहा है, कोप करने से बच रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हार मान रहा है, तुरंत उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए और सपोर्ट लेना चाहिए। सर, आप जाने जाते हैं होम्योपैथिक के द्वारा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। एक बड़ा एक उत्सुकता वाला सवाल है सर आपसे कि जो अदर ट्रीटमेंट है, चाहे वो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो या अदर कोई भी थेरेपी हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ एक तमगा जुड़ा हुआ है, बड़ा स्लो ट्रीटमेंट होता है, स्लो बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दूसरे ट्रीटमेंट से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अलग कैसे है? देखिए, अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। होम्योपैथी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, एलोपैथी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। होम्योपैथी अलग इस तरह से है कि होम्योपैथी एक हार्मलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो इंडिविजुअल को की इंडिविजुअलिटी पर बेस्ड होती है। हर इंसान इसमें अलग होता है, न कि सिम्टम्स और डिजीज के बेस पर दी जाती है। इंसान की सिम्टम्स को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को, उसके स्ट्रेस के कॉजेज को कॉम्प्रिहेंसिवली समझ करके फिर स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जो उसकी इंडिविजुअलिटी की और उसकी वाइटलिटी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें इमोशनल बैलेंस पैदा होता है। साथ साथ उसकी पर्सनालिटी को, उसके स्ट्रेस फैक्टर्स को रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि वो इमोशनल बैलेंस अचीव करने में इजी हो और कंफर्टेबल हो और उसकी लाइफ स्टाइल बेटर की जाती है, जिससे कि वो अपनी सिचुएशन में ज्यादा बढ़िया कोप कर पाए, ज्यादा इजीली चीजों को समझ पाए और इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर पाए। दूसरे सिस्टम से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत नेग्लिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर बेस्ड होती है और स्लो नहीं होती, फास्ट होती है। इनफैक्ट होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है जेंटल एंड रैपिड एनिहिलेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो स्लो नहीं होती, इनफैक्ट फास्ट होती है। दूसरे में हाँ कुछ एडवांटेजेस एलोपैथी के अलग हैं, कुछ आयुर्वेद के अलग हैं, सबके अपने अपने स्पेसिफिक हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ पैरेलल भी चल सकती है, उसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अगर कोई ऐसा डॉक्टर जो दोनों मेडिसिन को समझता है तो होम्योपैथी और एलोपैथी पैरेलल भी दी जा सकती है। जिन केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन पेशेंट ऑलरेडी ले रहा होता है उनमें हम तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन टेपर ऑफ नहीं कराते, पैरेलल होम्योपैथिक मेडिसिन काउंसलिंग थेरेपी के साथ कर देते हैं। जैसे जैसे वो ठीक होता है वैसे वैसे धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन को टेपर ऑफ कराते हैं। सर, एक और बड़ा एक खास सवाल है मेरा आपसे। हमारे भारतीय समाज में हम देखते हैं, सालों से ये हम देखते आ रहे हैं
कि जो मानसिक रोग होते हैं, लोग शर्माते हैं, शर्म की वजह से अपनी बीमारी को अपने परिवार में या डॉक्टर के आगे डिस्कस नहीं कर पाते, छुपाते हैं और खुद ही उसको एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो आपके पास सर जब जब पेशेंट आते हैं तो आप उनको नॉर्मल करने के लिए, मतलब आप उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या कोई दिक्कत आपके सामने आती है? कैसे आप उनको सहज करते हैं जिससे वो अपने मन की बात आपके सामने आपके साथ शेयर कर सकें? हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज में काफी बड़ा रोल होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ अबंडनमेंट का, कि लोग मुझे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे मेरी चीजों को, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज को वीकनेस की तरह से देखा जाता है, मेंटल वीकनेस की तरह से देखा जाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज मेंटल वीकनेस नहीं होते। हाई इंटेलिजेंट लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, इनफैक्ट इनका रेशियो काफी ज्यादा होता है। ये समझना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज मेंटल वीकनेस नहीं है, साथ साथ जब पेशेंट आता है तो हम उसके साथ बहुत प्लेजेंटली कोऑपरेट करते हैं, उसको नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देते हैं, उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं और उसे ये बताते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज मेंटल वीकनेस नहीं है, बल्कि पैरेलल आई हुई इनसिक्योरिटीज का नतीजा है। कई और भी फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों को उसे समझने में हेल्प करते हैं। नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट पा करके पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है और अपनी चीजें शेयर करता है और कोऑपरेट करता है अपने हेल्थ इश्यूज को रेक्टिफाई करने, जिसको काउंसलिंग, थेरेपी और ट्रीटमेंट के द्वारा हील किया जाता है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया और कोरोना के बाद में लोगों को जो मानसिक प्रताड़ना है लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी जो उनकी जो जीवन की आए दिन की रोजमर्रा की जो प्रक्रिया है उसको लेकर वो लोग ज़्यादा गंभीर हो गए, जिसके कारण लोगों को अभी मौजूदा दौर में काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है। हाँ, कोरोना के दौर में, कोरोना हमारे समय का एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड टाइम रहा है जिसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज और इनसिक्योरिटीज से लोगों को गुजरना पड़ा और ये लंबे समय तक गुजरना पड़ा, जिसमें कब किसके साथ क्या हो जाए और बहुत सारी अफवाहों ने भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज पैदा की, क्योंकि कोरोना के बारे में लोगों के पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ये सडन आई एक ऐसी महामारी थी जिसमें लोग बहुत डर गए थे और बहुत सारी सच खबरें भी थी और झूठी खबरें भी थी, जिनकी वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हेल्थ इश्यूज को लेकर के, लाइफ की अनसर्टेनिटीज को लेकर के लोगों के अंदर पैदा हुआ, जो आगे चल करके हेल्थ इनसिक्योरिटीज में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में हेल्थ इनसिक्योरिटीज और लाइफ को लेकर के इनसिक्योरिटीज हुई और कई रियल इंसिडेंट्स की वजह से भी लोगों में बहुत सारे भ्रम हुए। साथ साथ एक भ्रम और फैला कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों में हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, जो अब तक तो प्रूव नहीं हुआ है, पर हार्ट अटैक की घटनाओं का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मीडिया में बहुत ज्यादा आना भी हेल्थ इश्यूज को, लोगों को बहुत सारा इनसिक्योर किया और आज लोग बहुत सारा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना के बाद काफी ज्यादा पेशेंट आते हैं जो जिनको हार्ट के को लेकर के या इन्फेक्शंस को लेकर के या और हेल्थ को लेकर के इनसिक्योरिटीज डेवलप हो गई हैं, जिसमें एंजाइटी, पैनिक और ओसीडी जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। सर अभी आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही हार्ट अटैक की। हमने कई कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में इंटरव्यू सेशन किए हैं उनके साथ में, तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि जो अभी हार्ट अटैक के केस भारत में बढ़ रहे हैं उसके पीछे मूल कारण है लोगों का मेंटल स्तर बिगड़ जाना। उन्होंने मानसिक बीमारी को बहुत बड़ा कारण, कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा मानसिक बीमारी को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को उन्होंने इसका प्रमुख रीजन माना जो हार्ट को सीधा अटैक करता है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर अगर मान लीजिए हमारे हार्ट का, हमारे दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे ठीक कर सकता है इसको? हाँ, देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस
और पैनिक, ये तीनों सिचुएशंस माइंड को हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रखती हैं, जिसकी वजह से हर पल स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है और बॉडी में ढेर सारा स्ट्रेस बनता रहता है। इसके साथ साथ इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से माइंड को और बॉडी को इनफ रेस्ट भी नहीं मिलता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरी बॉडी को स्ट्रेस में रखता है और हार्ट चूंकि इनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो हार्ट भी काफी स्ट्रेस में रहता है। साथ साथ इनकी वजह से लोगों में खाने पीने का व्यवहार भी गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल ईटिंग, बिंजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेस की वजह से अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग और लैक ऑफ इमोशनल और फिजिकल रेस्ट, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन फाइनली हमारे ऑर्गन्स पर बहुत ही बुरा असर डालता है, जिसमें सबसे ज्यादा सफर करने वाला पार्ट है हार्ट। इस वजह से इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हार्ट अटैक्स की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो हमें डे बाय डे अलग अलग न्यूज से पता चलती रहती और फर्दर ये कंट्रीब्यूट करती हैं दूसरे लोगों में हार्ट अटैक की इनसिक्योरिटीज के लिए। जी सर। तो जी, इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें इनफ रेस्ट और अपने स्ट्रेस मैनेज करने की जरूरत है। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करके सही ट्रीटमेंट और सही सब इमोशनल सपोर्ट लेने की जरूरत होती है। अगर आप इमोशनल बैलेंस के लिए सही सपोर्ट लेंगे, इमोशनली पीसफुल, रेस्टफुल और रिलैक्स रहने लगेंगे, तो फिजिकली भी आप रेस्टफुल, रिलैक्स रहेंगे और हार्ट अटैक जैसी दूसरी बीमारियां की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सर क्या प्रॉपर वे में नींद ना मिलना भी हमारे मानसिक रोग को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, इनफ रेस्टफुल स्लीप इज नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ। इनफ रेस्टफुल स्लीप न मिलने से माइंड अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता, रेस्ट नहीं कर पाता और अनरेस्टेड, अनरिफ्रेश्ड जगने की वजह से एंजाइटीज, वरीज, स्ट्रेस, टायर्डनेस, लेथार्जी ये सब काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से फर्दर स्ट्रेस बढ़ता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं और फिर फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी इसकी वजह से बन सकते हैं। इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन दोनों मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को रिड्यूस करता है। सर क्या आपके अब तक के अपने मेडिकल लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आया किसी केस के रूप में, तब आपको लगा हो कि ये तो बहुत क्रिटिकल मैटर है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये चैलेंजिंग हेल्थ एक्सपीरियंसेस एवरीडे के हैं, ये एवरीडे आते हैं। बहुत सारे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग केसेस आते हैं हर क्लिनिक में, हर डॉक्टर के पास। चैलेंजेस एवरीडे के हैं, एक केस नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ये एवरीडे के हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज तो ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जहां एक इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, डॉक्टर्स के लिए, केयर टेकर्स के लिए चैलेंज होता है। तो ये एवरीडे के केसेज हैं, रोज होते हैं। जी सर, एक मेरा बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है आपसे हमारा, क्योंकि भारतीय समाज में जब भी कोई मानसिक बीमारी होती है तो हम देखते हैं कि लोग उसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं या कुछ गलत मेडिकल चिकित्सा के भी शिकार हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ नकारात्मक शक्ति बाबाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण लोग फिर जीवन में काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई भ्रांतियां हैं, कई लोगों को गलत फहमियाँ हैं, लोग उसको अंधविश्वास से जोड़ के चलते हैं सर, सीधा सीधा मानसिक इलाज को। ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे, कैसे बचे वो इस चीज़ से? देखिए, मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की हमारे समाज में बहुत ज्यादा कमी रही है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ढेर सारी इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की अफवाहें चलती हैं। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, भूत प्रेत, ये सारी चीजें लैक ऑफ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की वजह से ही होती है। इसकी वजह से
और ये चूंकि ट्रेडिशनल हजारों साल से लोग चल रहा है, और एक तरह से बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास लोग जा करके प्लेसिबो थेरेपी की तरह से ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, तो उनको इस पर भरोसा भी होता है। जैसे जैसे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस आ रही है, भूत प्रेत ब्लैक मैजिक की संख्या कम होती जा रही है, और समाज में इसे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की जरूरत है, जिससे कि लोग इन चीजों से बच करके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचे और उसका सही सलूशन उन्हें मिल पाए। सर, एज ए मेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप पिछले 10 साल से हम देखे हैं, 2015 के बाद से क्या बड़ा बदलाव देखते हैं कि पहले के इलाज में और आज के इलाज में क्या बड़ा बेसिक बदलाव जो आया है, और फ्यूचर में क्या बड़ी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है? देखिए, बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही था मेंटल हेल्थ के लिए। आज उसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेद भी जुड़ गए हैं। आज होम्योपैथी से भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आयुर्वेद से भी साइकियाट्रिक स्पेशलाइजेशन होती है। एक बड़ा बदलाव ये। दूसरा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। सोशल मीडिया काफी कुछ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ाने में मदद कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी चीजों को फैलाने का, अपनी चीजों को दूर तक पहुंचाने का। तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैला रहे हैं। तीसरा जो बड़ा बदलाव आया है कि पहले मेडिसिन को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में। आज मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में काउंसलिंग, थेरेपीज और अदर मॉड्यूल्स, साइकोलॉजिकल मॉड्यूल्स का काफी रोल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ केयर की क्वालिटी काफी बढ़ गई है और लोगों को ठीक होने की, पूरी तरह से रिकवर होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूव हुए। सर, चाहे पारिवारिक झगड़े हो या एजुकेशन का दबाव हो या सोशल मीडिया का प्रभाव हो, हम देखते हैं, और एक स्टडी रिपोर्ट भी है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो 15 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं, काफ़ी मानसिक प्रताड़ना में है, पारिवारिक झगड़ों के कारण भी है, और जिसके कारण बच्चे काफ़ी हद तक मंदबुद्धि का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार उनका दिमाग ही नहीं, उनके हाथ पैर भी प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देते हैं। इस तरह के बच्चों को, जो कि मानसिक रूप से व्यथित हो चुके हैं, फिजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है सर? देखिए, अर्ली चाइल्डहुड जब माइंड ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, माइंड डेवलप कैसे होता है, हम जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो सारी बातें हम अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। पर अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चों का मन बहुत डर जाता है और हमेशा अनसर्टेनिटीज का, कुछ बुरा हो जाने का डर उनको हमेशा घबराहट पैदा करता है, एंजाइटी और फियर पैदा करता है। इस एंजाइटी और फियर की वजह से उनका अपने अपने फैमिली के साथ जो रिलेशन होता है वो भी बहुत स्टेबल नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है, और ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। इसकी वजह से बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़ी आसानी से डेवलप होते हैं, क्योंकि अगर वो अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो अपनी शिकायतें, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना डर, अपने मन में आने वाली उलझनों को शेयर कर पाते हैं। अगर पेरेंट्स से डरते हैं तो वो उनसे शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज उनके अंदर ब्रीड करती रहती है, ब्रूड करने की वजह से बढ़ती रहती है, और आगे चल के तरह तरह की सेल्फ स्टीम इश्यूज, सेल्फ वर्थ इश्यूज, कॉन्फिडेंस इश्यूज पैदा करते हैं, और आगे चल करके वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि फैमिली में सूदिंग एनवायरनमेंट हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, बच्चों के साथ प्लेजेंट बिहेवियर हो, और उनके साथ सही कम्युनिकेशन हो, इनफ कम्युनिकेशन हो, उन्हें मेंटल इनफ रेस्ट मिले, अच्छी क्वालिटी नींद ले पाए, इसके लिए परिवार में अवेयरनेस हो। फैमिली में मेंटल हेल्थ को लेकर, साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर, चाइल्ड साइकोलॉजिकल कंडीशंस को लेकर के अवेयरनेस इन चीजों को बचा सकता है। अब जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो पेरेंट्स का जैसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू दिखाई दे, बच्चों में इरिटेबिलिटी, सोशल विड्रॉल,
अपनी बातें न कह पाना, गुस्सा आना, इरेशनल फियर्स, इनसिक्योरिटीज दिखे, तुरंत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जब ऐसे केसेस डॉक्टर्स के पास आते हैं तो बच्चों को उनकी समझना, उन्हें सही एनवायरनमेंट दे करके, उनसे ट्रस्ट पैदा करके, उनके मन की चिंताओं को, उलझनों को, डर को समझना और उन्हें धीरे धीरे करके रेशनल थिंकिंग सिखाना, उनके बेसलेस फियर्स और इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करना, ये हमारा काम होता है। इसके थ्रू जब बच्चे जाते हैं तो वापस वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस अचीव कर पाते हैं। सर ये मैं जानना चाहूंगा, इमोशनल हीलिंग का क्या मतलब होता है सर? इमोशनल हीलिंग, इमोशंस आपके रिस्पांस होते हैं, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उससे पैदा होने वाला रिस्पांस, यानी जो थॉट और आइडियाज आपके अंदर प्ले कर रहे हैं उनसे होने वाला रिस्पांस आपके अंदर इमोशनल रिस्पांस होता है। अब अगर ये इमोशनल रिस्पांस अनकंफर्टेबल हो जाए और लगातार परसिस्टेंट रहे, बने रहे, तो उसे अनहेल्दी इमोशन, नेगेटिव इमोशन कहते हैं। और यही नेगेटिव इमोशनल पैटर्न जब लंबे समय तक रहे तो उसे इमोशनल अनहेल्थ या मेंटल हेल्थ इश्यूज कहते हैं। जब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ आता है तो काउंसलिंग, थेरेपी और एप्रोप्रिएट मेडिसिन के थ्रू उनके इसी इमोशनल पेन, सफरिंग, इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, गिल्ट इश्यूज को रिड्यूस करना और हील करना ही इमोशनल हीलिंग है, जिसके लिए काउंसलिंग, थेरेपी, सीबीटी, डीबीटी, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, ये सारे टूल्स, टेक्निक्स यूज होती है। सर किस सीमा के बाद जब हम तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम ब्रेन अटैक का शिकार हो जाते हैं, हमारा दिमाग फट जाता है एक तरह से, वो कौन सी सीमा होती है, कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, नर्वस ब्रेकडाउन की बात मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं। नर्वस ब्रेकडाउन तब होता है जब कोई इंसान ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में चल रहा हो, इंटरनल स्ट्रेस में, और साथ साथ उस पर एक्सटर्नल स्ट्रेस भी आ जाए। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब ढेर सारे तनाव, चिंताएं, उलझन, इनसिक्योरिटी से गुजर रहा हो और साथ साथ उसके इन्वायरमेंट में कोई बड़ा ब्लो आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बाहर से भी बहुत सारा स्ट्रेस आ जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई किसी की जॉब चली जाए, किसी का ब्रेकअप हो जाए या कोई और ऐसी घटना हो जाए जो उसके लिए बड़ा ब्लो हो, तो ऐसे में नर्वस ब्रेकडाउन जैसी या इमोशनल ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। सर आपके अनुसार पहला ऐसा कौन सा सिम्टम होता है जो हमारी बॉडी हमको संकेत देती है कि हम कहीं ना कहीं हाइपर डिप्रेशन के शिकार हैं, हमारा मानसिक संतुलन खराब होने लगा है, तो हमको कैसे नजर आएगा कि हम इस चीज के शिकार होने लगे हैं? हाँ, इसके सबसे बड़े जो आसानी से आने वाले सिम्टम्स हैं वो ये कि माइंड ओवर थिंक करता है, छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे होते। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपको जरूरत से ज्यादा थकान होती है, तनाव रहता है, सिरदर्द हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है या ज्यादा सोने की जरूरत महसूस हो सकती है, साथ साथ घबराहट रहना, काम में मन न लगना, भूख प्यास में कमी आ जाना, अपने लोगों से जिससे आप पहले कनेक्टेड थे उससे कनेक्शन की कमी महसूस करने लगना और अंदर अंदर से कुछ अजीब सा महसूस करना, ऐसा लगना जैसा मैं पहले था, खुश रह लेता था, रिलैक्स हो पाता था, खुशी और रिलैक्सेशन की कमी महसूस करना, ये सारे पहचान है मेंटल हेल्थ इश्यूज के अर्ली साइन। सर अगर क्या हम ज्यादा सोते हैं ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है, ज्यादा सोना? देखिए, ज्यादा सोना भी मेंटल हेल्थ इशू का सिम्टम हो सकता है। क्वालिटी और क्वांटिटी स्लीप की 7 से लेकर के 9 घंटे तक ही इनफ है। इससे ज्यादा सोना भी मेंटल हेल्थ इश्यू का कारण हो सकता है। जी सर, अभी जैसे आपने ओवर थिंकिंग की बात की, ओवर थिंकिंग आज से मौजूदा समय में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बात होती है। अलग अलग डॉक्टर मेडिकल सिस्टम में भी अलग अलग पैटर्न पर, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो या वो अदर
ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या कोई, या हम डायबिटिक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी इसकी बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। सर ये ओवर इंसान कैसे कंट्रोल करेगा खुद से, कैसे, क्या टिप्स आप देंगे, कैसे वो अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब है एक सब्जेक्ट को लेकर के लगातार सोचते रहना। हमारा ब्रेन हम इस तरह से डिजाइंड है कि वो अपने सर्वाइवल से रिलेटेड चीजें, जिसमें भी वो डेंजर या खतरा पाता है, उसको एनालाइज करता है जब तक कि वो डेंजर या न्यूट्रलाइज ना हो जाए। ओवर थिंकिंग उन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के होती है जो हम नहीं चाहते और वो पॉसिबिलिटी की तरह होते कि ऐसा ना हो जाए। जो आप नहीं चाहते वैसा हो जाने को लेकर के माइंड डरता है और उनको लेकर के लगातार ओवर थिंक करता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। इस तरह की चीज को ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब जब हमारे अंदर ओवर थिंकिंग आ जाती है तो वो ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को रेस्ट के लिए, स्लीप की क्वालिटीज को रिड्यूस करती है, हमारी फंक्शनलिटी को रिड्यूस करती है, फोकस और कंसंट्रेशन को रिड्यूस करती है, मेंटल रेस्ट को रिड्यूस करती है। इससे बचने के लिए इनफ ब्रेक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप, सही डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और इंट्रोस्पेक्शन, योगा और मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत होती है। इन सारी चीजों को कर करके हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अगर इनके करने के बावजूद भी ओवर थिंकिंग ठीक नहीं हो रही है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके अपने इश्यूज के एड्रेसल के लिए बात करनी चाहिए। सर, होम्योपैथिक इलाज को लेकर हमारे समाज में लोगों की एक नेगेटिव धारणा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी डिले असर करती हैं और तब तक रोग काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब लोगों की जो सोच है वो काफ़ी नेगेटिव बनी हुई है। अब क्योंकि आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करते हैं तो आप, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, अपनी तरफ से एक खास मैसेज दें कि होम्योपैथिक किस तरह से बेस्ट उनको इलाज दे सकता है। देखिए, होम्योपैथी का मोटो होता है रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिकवरी। होम्योपैथी स्लो नहीं करती क्योंकि उसको बॉडी में जा करके मेटाबोलाइज नहीं होना होता। होम्योपैथिक मेडिसिन टंग से ही काम करना, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। आपने सुना होगा कि टंग पे डोज ही दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोब्यूल्स होते हैं या लिक्विड होती है जो टंग पे दी जाती है और यहीं से डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और यहीं से काम करना शुरू कर देती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन रैपिडली काम करती है। हाँ, कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंटेंसिटी या पेन और सफरिंग काफी ज्यादा होती है तो कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन इनफ नहीं पड़ती। ऐसा सिर्फ होम्योपैथी के साथ ही नहीं है, ऐसा दूसरे मेडिसिन के साथ भी है कि जब मेडिसिन की डोज इनफ पड़ रही हो, देने के बावजूद पेशेंट को रेस्ट और सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता तो उसमें दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या दूसरी मोडलिटीज की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में कोई भी चीज, एलोपैथिक मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की अपनी लिमिटेशंस हैं, यूनानी मेडिसिन की अलग अपनी लिमिटेशंस हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के भी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। ऐसे में अगर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनफ नहीं पड़ती तो दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का सपोर्ट लेना बहुत यूजफुल और जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कोई और मेडिसिन नहीं ले सकते या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं ले सकते। सबका सही कॉम्बिनेशन जरूरी है क्योंकि अल्टीमेट मोटो है पेशेंट की सफरिंग को रिड्यूस करना। तो अगर आपको एक टूल इनफ नहीं पड़ रहा है तो दूसरे टूल, दो टूल इनफ नहीं पड़ रहे हैं तो तीसरे टूल, सबका रेशनल और जुडिशियल कॉम्बिनेशन जरूरी है जिससे कि पेशेंट की सफरिंग जल्दी और लंबे समय तक के लिए उसे ठीक किया जा सके। सर, तो आपके क्लिनिक पर जब कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए कोई सीवियर केसेस आया, तो स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं? मतलब काउंसलिंग, हीलिंग, मेडिकेशन ट्रीटमेंट, क्या उसका क्या कभी आपके क्लिनिक पर पेशेंट को एडमिट भी किया जाता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रीट करते हो आप?
हमारे यहाँ पेशेंट जब आता है तो हम सबसे पहले उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन करते हैं। उसकी साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है। उसके बाद उसको जो जो रिकमेंडेशन होती है, मेडिसिन, काउंसलिंग, थेरेपी, वो सारी चीजें उसे एडवाइस की जाती हैं। हमारी क्लिनिक में आईपीडी सर्विस यानी हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो हम उसे ऐसे डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं जिनके यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी हमारे यहाँ साइकियाट्रिक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता क्योंकि वो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है साइकियाट्रिक केयर के लिए, क्योंकि साइकियाट्रिक पेशेंट डिफिकल्ट पेशेंट होते हैं, उनको अलग तरह का इन्वायरमेंट, अलग तरह का कंडीशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ ओपीडी केसेस ही होते हैं। और अगर हमारे पास ऐसी जरूरत महसूस होती है कि किसी पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत है या हमारे से ज्यादा जरूरत है तो हम एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट करने के लिए इन्हें एडवाइस करते हैं, जिनके साथ साथ ट्रीटमेंट होता है। आज ढेर सारे एलोपैथिक साइकियाट्रिस्ट भी अपने केसेस को हमारे यहाँ रेफर करते हैं और पैरेलल ट्रीटमेंट भी चलता है। तो इन सारी चीजों का कंबाइंड ट्रीटमेंट पेशेंट को ज्यादा बेहतर केयर देता है। सर, मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई एक बड़ी असफलता की शिकार हो चुका है अपनी लाइफ में, अनसक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उनका प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस नहीं मिली, काफ़ी मेंटल उनको दिक्कत हो रही है, तो क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि आपकी दवाओं के द्वारा आप उनकी लाइफ को एक रफ्तार दे सकते हैं? देखिए, दावा करना डॉक्टर का काम नहीं होता, ये डॉक्टर के प्रोफेशन में नहीं होता। दावा करना इलीगल है और ऐसा किसी डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। हम ओथ लेते हैं कि हमारे हाथ में हमारा एफर्ट है, हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एफर्ट के अलावा, डॉक्टर के एफर्ट के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फैमिली कंडीशंस, पेशेंट का अपना सपोर्ट, पेशेंट की कंडीशन, ट्रीटमेंट डिजीज की कंडीशन और बहुत सारे सोशल कंडीशन, फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत सारी चीजें मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो डॉक्टर कभी भी दावा नहीं कर सकता कि वो किसी चीज को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हाँ, डॉक्टर अपना बेस्ट केयर, बेस्ट एफर्ट, बेस्ट सपोर्ट दे सकता है और कई चीजों का कॉम्बिनेशन, पेशेंट के अपने एफर्ट्स, फैमिली एफर्ट्स, पेशेंट की जो है फाइनेंशियल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके उसको रिकवरी में सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ आज अवेलेबल अच्छी सर्विसेज हैं और बहुत हाई रिकवरी रेट है, क्योंकि हम पेशेंट को समझ करके उनको दवाइयों के साथ साथ ढेर सारी इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सर, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में क्या कभी कुछ ऐसी पोजीशन भी क्रिएट होती है पेशेंट के साथ कि मतलब उनका जो ट्रीटमेंट लेवल है वो इतना बिगड़ जाए कि बात सर्जरी तक आ जाए? देखिए, मेंटल हेल्थ कंडीशन में सर्जरी जनरली एडवाइस नहीं होती, ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन होता है और ज्यादातर केसेस इमोशनल इश्यूज के होते हैं जिसमें सर्जिकल कंडीशन नहीं होती। तो ऐसे में सर्जरी एडवाइस नहीं होती। अगर बहुत सीरियस कंडीशन में मेंटल हेल्थ केसेस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन तक जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन में ही ये सारी चीजें होती। इंडिया में मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए सर्जरी लगभग नेग्लिजिबल है। सर, आप उन डॉक्टर्स के लिए क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे जो साइकेट्रिक सेक्टर में आपकी तरह अपना नाम जो है वो एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, खुद को एक सक्सेसफुल मनोचिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? आप उनको क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगे, किस तरह से उनको अपने मेडिकल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेंटल हेल्थ केसेस बड़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं, पहले मेंटल हेल्थ केसेस लोगों को देखने को नहीं आता था और जब किसी को सुनाई देता था तो लोग सरप्राइज होते थे कि इनको ऐसा कैसे हो गया। आज बहुत कॉमन है, हर इंसान कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो मेंटल हेल्थ केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ढेर सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को भी की भी सोसाइटी में जरूरत है, देश में जरूरत है।
ऐसे में ढेर सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर मेंटल हेल्थ केस को डिटेल में एग्जामिन किया जाए, पर्सनल टच दे करके उनकी कंडीशन को अच्छे से समझा जाए और दवाइयों के साथ साथ उनको उनकी इमोशनल हीलिंग के लिए काउंसलिंग, थेरेपी या और जो टूल्स हैं उनका कॉम्प्रहेंसिव इस्तेमाल किया जाए। कंपैशन के साथ उनको ट्रीट किया जाए तो मेंटल हेल्थ केसेज भी ठीक होते हैं और उनमें ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं जिनके जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको यही कहूंगा कि आप उनको कॉम्प्रहेंसिवली देखें और बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल स्किल्स के साथ उनको अप्रोच करें, स्किल डेवलपमेंट में लगे रहें, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहें और पेशेंट ही सबसे बड़ा टीचर है। पेशेंट को जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा आप स्किलफुल और उनके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। सर, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपका ये जवाब हमारे भारतीय समाज में उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा जो इस बीमारी की गंभीरता से अनजान है। मैं चाहूँगा कि आप 5 ऐसे प्रमुख टिप्स लोगों को दें जिससे कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और वो उनकी जो मस्तिष्क की जो बीमारियां हैं वो उसके प्रति वो सचेत रहें और कब उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो। आप 5 प्रमुख टिप्स लोगों को दीजिए सर। देखिए, 5 अगर आप चीजें इंपॉर्टेंट काउंट करें तो सबसे पहला है फैमिली कनेक्शन, दूसरा है इनफ मेंटल रेस्ट, तीसरा है गुड स्लीप, चौथा है इनफ एक्सरसाइज और पांचवा है सही डाइट। इसके अलावा और काउंट करें तो रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम। ये सारी चीजें कंबाइन की जाए, इससे अच्छी और क्वालिटी बढ़ानी है तो इंट्रोस्पेक्शन, योगा और मेडिटेशन, ये सारी चीजें अगर अपने रूटीन लाइफ में रखी जाए तो इंसान इमोशनली बैलेंस रहेगा और मेंटल हेल्थ इश्यू से बच सकता है। तो आपने सुना डॉक्टर राम कुमार को, उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ में बेबाक तरीके से जवाब दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी बारीकी से समझा है कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेटर रखना है और किस तरह ओवर थिंकिंग से बचना है या एंजाइटी को इग्नोर करना है। साथ ही डॉक्टर राम कुमार ने लोगों को गाइडेंस दी कि उनके द्वारा बताए गए टिप्स को आप अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से बेटर रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक्स लॉट सर। थैंक यू आपको भी और सुनने वालों को भी। ऐसा अपने माइंड का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ की इनफ केयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।